हेलो बच्चों, तो चालू करते हैं सिलसिला एमसीक्यूज का एमएचटी के लिए आपका चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे देखते हैं क्या है। अ लॉन्ग वायर कैरीज अ स्टेडी करंट, इट इज बेंट इनटू कॉइल ऑफ वन टर्न सच दैट मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर इज बी। अब एक लॉन्ग वायर है, रहने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। उसको फाइनली क्या किया गया, एक सर्कल में या फिर सर्कुलर कॉइल बना दिया गया और इसमें करंट फ्लो हो रहा था उस वायर में, तो सर्कुलर कॉइल में भी करंट फ्लो होगा और इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी है। अब मान लो इसका रेडियस आर है, तो हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इस केस में, उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अगर एक ही टर्न है तो वैसे भी एक ही टर्न है, इसमें कुछ बोला नहीं गया। अच्छा, वन टर्न लिखा हुआ है, एक ही टर्न है, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में। सर्कुलर कॉइल के केस में फॉर्मूला सारा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा खेल अब पार्ट 2 में सब फॉर्मूला पे ही चलेगा। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, देन द सेम वायर इज बेंट टू फॉर्म अ कॉइल ऑफ स्मॉलर रेडियस ऑफ n टर्न सच दैट मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर इज b डैश। तो अब इसके बाद क्या किया गया सेकेंड केस में इसको छोटा सर्कल बनाया गया। अब क्योंकि लेंथ सेम है वायर का, तो आप एक ही टर्न बनाओगे तो बड़ा सर्कल बनेगा, उसके बाद छोटा बनाओगे तो फिर कुछ टर्न्स और आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स आ गए। अब इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब इसका रेडियस हमें नहीं पता, स्मॉल r ले लेते हैं रेडियस। अब जो इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो बोल रहा है बी डैश है, और बी डैश का वैल्यू क्या होगा बताओ। दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट, करंट देखो अब n टाइम्स बढ़ जाएगा, तो करंट आई की बजाय n इंटू आई हो जाएगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ टर्न्स है उससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और अपॉन 2r हो जाएगा। अब b डैश का वैल्यू b के टर्म्स में निकाला है, इसका मतलब आपको r का वैल्यू r डैश के टर्म्स में निकालना होगा। तो इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं, इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं, दोनों को डिवाइड कर दो आप, तो b डैश अपॉन b क्या हो जाएगा बताओ। b डैश अपॉन b इज इक्वल टू, देखो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r डिवाइडेड बाय म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो यहाँ पे म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आई और आई कैंसिल हो जाएगा, तो r ऊपर चला जाएगा, तो एन आर अपॉन आर हो जाएगा। अब r और r में आपको रिलेशन निकालना होगा, तो ही आपको ये वैल्यू मिल पाएगा। r और r में रिलेशन कैसे निकालोगे, इसको इक्वेशन 3 लिख दो, कैपिटल R स्मॉल r। तो देखो दोनों का लेंथ सेम होगा, क्योंकि दोनों एक ही वायर से बना हुआ है। तो अगर मान लो एक वायर है, उसको हमने ऐसे मोड़ दिया तो वही सर्कल बन गया, तो उस वायर का जो लेंथ होगा वही इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा, दैट इज 2πr, ठीक है। ठीक है, अब याद रखो वही सेम लेंथ को हम लोग ने n टर्न्स में घुमाया है, तो मान लो इसका एक टर्न का जो लेंथ है वो 2πr होगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2π स्मॉल r, लेकिन ये एक टर्न हो गया। ऐसे कितने टर्न्स है, n टर्न्स है, तो आप उसको n से मल्टीप्लाई कर दो ताकि इसका भी टोटल लेंथ मिल जाए, और इसका भी जो टोटल लेंथ होगा वो वही होगा जो इसका टोटल लेंथ हो, वो वही होगा जो वायर का लेंथ है, क्योंकि उसी को मोड़ के ये भी बनाया और ये भी बनाया। तो यहाँ से आप देखोगे 2π हो जाएगा कैंसल, और कैपिटल R का वैल्यू आप लिख सकते हो n इंटू आर, कैपिटल R का वैल्यू अगर आप n इंटू आर लिखोगे तो b डैश अपॉन b आपका हो जाएगा n इंटू आर अपॉन आर, आर कैंसल, तो b डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू बी। बस आ गया आंसर आपका, b डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू बी, ऑप्शन सी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r हैज अ पॉइंट p सिचुएटेड ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस x। देखो जो थियरी में जो भी आपको फॉर्मूले बताए थे वो सारे के सारे फॉर्मूले आपकी जुबान पे होने चाहिए, नहीं तो आप एटलीस्ट सामने रखो, उसे ढूंढते रहो। फॉर्मूला ही याद नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं है। फिर पार्ट 2 मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा आपको इसके अंदर थियरी डिस्कशन नहीं होगा, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले सब याद है तो फटाफट सब निकलता जाएगा। अब मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे तो सारा याद है, इससे फटफट सॉल्व कर लूँगा। जल्दी चीज़ें ख़त्म होंगी, लेकिन जल्दी अगर आपको याद नहीं रहेगा, आप बार बार रिपीट नहीं करोगे तो आपका जल्दी दिमाग से भी निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। पहला पार्ट जो था फिजिक्स का, उसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत थे, तो जब हर बात पे जोर दी जाती थी तो आपको चीज़ें याद रह सकती हैं, ऐसा मेरे हिसाब से मुझे लगता है। पर सेकेंड पार्ट में कैसा है ना कि फटाफट फॉर्मूला बेस्ड है, फटाफट क्वेश्चन में वैल्यूज डालोगे निकल आएगा आंसर।
तो जल्दी जल्दी तो हो जाएगा सब कुछ, लेकिन जल्दी जल्दी दिमाग से भी निकल सकता है अगर आप बार बार उसको रिपीट नहीं करोगे तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पार्ट 2 फिजिक्स का है, वो थोड़ा इस हिसाब से है। तो आप बार बार पहले फॉर्मूला रिवाइज करो, आपको हर सिचुएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ था सिनॉप्सिस में, वो एक बार क्लियरली देखो, समझो, और हर एक चीज़ आपको याद होना चाहिए, नहीं तो फिर दिमाग नहीं चल पाएगा क्वेश्चन में। पहले बता रहा हूँ, आप बोलोगे फॉर्मूला कहाँ से आ गया, ये कैसे आ गया, यही सब सवाल चलता रहेगा। इसलिए पहले आप बार बार फॉर्मूला देख लेना, तो अगर वो चीज़ें एकदम क्लियर दिमाग में बैठ गई है, सारे के सारे फॉर्मूले, तो बहुत जल्दी सब कुछ खत्म हो जाएगा, फटाफट आपके दिमाग में घुसते भी जाएगा और क्वेश्चंस भी फटाफट सॉल्व होते जाएंगे। चलो देखते हैं। A current carrying circular coil of radius r has point P situated on its axis। अब ये क्वेश्चन किसका है? करंट कैरिंग कॉइल है और इसका होगा एक्सिस, अगर याद होगा आपको तो ये एक्सिस, तो ये एक्सिस वाला क्वेश्चन है। अब इस एक्सिस पे पॉइंट P कहीं ना कहीं सिचुएटेड है, ये रहा पॉइंट P, और कितना दूरी पे है? सिचुएटेड ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर O। सेंटर O से ये x डिस्टेंस पर आपका पॉइंट P है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस वाला मैग्नेटिक फील्ड, उसको एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट P पे है, इसलिए मैं BP लिख देता हूँ। उसका वैल्यू होता है म्यू नॉट I इंटू आर स्क्वायर। जितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा उससे मल्टीप्लाई करना है, पर एक ही सर्कुलर कॉइल दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, आर इसका रेडियस है, अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस, अब ये जो डिस्टेंस हमने वहाँ पे z लिया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे x लिया हुआ है, तो x स्क्वायर रेज टू 3/2, ये फॉर्मूला होता है आपका एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, और सेंटर, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट P इज 1/8 ऑफ मैग्नेटिक एट इट सेंटर O। अब सेंटर पे देखो, किसी कॉइल के सेंटर पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, तो हम इसके पहले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है ना, ये सेंटर पे हो गया। इन्होंने क्या बोला है? द मैग्नेटिक इंडक्शन एट P इज 1/8 ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इट सेंटर, मतलब सेंटर पे जितना मैग्नेटिक फील्ड है उसका 1/8 टाइम्स आपका P पर है। इसका मतलब BP जो है, इट इज 1/8 टाइम्स ऑफ BO। तो वैल्यूज डाल दो, और मेरे हिसाब से x का वैल्यू ढूंढने बोला गया है, मिल जाएगा। तो BP का वैल्यू है म्यू नॉट I इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 3/2, दैट इज इक्वल टू 1/8 BO, दैट इज म्यू नॉट I अपॉन 2r, म्यू नॉट I अपॉन 2r। तो म्यू नॉट आई गया, म्यू नॉट आई गया, यहाँ से और कुछ नहीं जाएगा, तो 2 1 जा 2 4 जा, और क्या होगा बताओ? आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा पेचीदा मामला है, स्क्वायर रूट लेके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा अलग हो जाएगा। वैसे x का वैल्यू चाहिए हमको, हाँ एक काम करो, ऊपर नीचे कर लो, आर स्क्वायर को ऊपर लेके चले जाओ, थोड़ा सा दिमाग चले, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये एक्चुअली में आपका क्या है, 1/2 है, ठीक है चलेगा। पहले एक काम करते हैं, 3/2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको मैंने उल्टा कर दिया, इसको भी उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 2, 8 हो जाएगा, 8 आर हो जाएगा। अब ये आर स्क्वायर वहाँ लेके चले जाओ तो क्यूब हो जाएगा आपका, तो आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 इज इक्वल टू 8 आर क्यूब हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्यूब रूट लेना है, टेकिंग क्यूब रूट, देखो टेकिंग क्यूब रूट, जब आप क्यूब रूट लेते हो तो इसका मतलब क्या बनता है, डिवाइड पावर बाय 3। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर को 3 से डिवाइड कर देना, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर को 2 से डिवाइड कर देना। तो डिवाइड पावर बाय 3, दोनों तरफ पावर जो भी दिख रहा है आपको 3 से डिवाइड कर दो। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको 8 दिख रहा है, 8 का पावर 1 है, चलो देख लेते हैं, 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 8 का भी, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, रेज टू 3/2 तो है। अब इस पावर को अगर आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे 8 का पावर क्या है, यहाँ पे 8 का पावर 1 है, 1 को 3 से डिवाइड कर दो, उसके बाद r का पावर 3 है,
तो 3 को 3 से डिवाइड कर दो तो 3 और 3 यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल, तो ये 1/2 बच जाएगा, r² प्लस x² रेज टू 1/2। अब बस मैथमेटिक्स है, मैं तो फटाफट सॉल्व कर सकता हूँ, पर मैं आपको एक एक स्टेप सिखा रहा हूँ। अगर आपको आता है, इसका मीनिंग पता है कि फट से आप लिख सकते हो, यहाँ पे 3/2 में 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सारा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर क्योंकि मुझे सबके लिए एक्सप्लेन करना है तो मैं एक एक स्टेप मैथमेटिक्स का भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि क्लियर आपको समझ में आए। अब 8 का पावर 1/3, 8 का क्यूब रूट हम सब लोग को पता है बच्चों 2 होता है, 2 × 2 × 2, पर स्टिल मैं इसको लिख रहा हूँ। पहले मैं 8 को लिख देता हूँ 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, और फिर ये हो गया 8, और 8 का पावर 1/3 है, और r यहाँ पे r आ जाएगा, तो ये सीधा 1/3 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बच जाएगा। अब ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ r² प्लस x² इज इक्वल टू, ये बचेगा 2 क्योंकि 3 × 1/3 1 हो जाएगा, इंटू r हो जाएगा। दोनों तरफ आप स्क्वायर कर सकते हो, बिल्कुल, तो स्क्वायर कर दोगे तो r² प्लस x² इज इक्वल टू 4r² हो जाएगा। तो x² का वैल्यू आपका r² वहाँ जाने पर 3r² बना देगा इसको, फिर से स्क्वायर रूट ले लोगे तो x इज इक्वल टू √3 × r हो जाएगा, √3r, ये रहा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, 3 long straight and parallel wires carrying currents are arranged as shown। अब यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाया गया है, गड़बड़ हो गया है, रुको डायग्राम चेक कर लूँ मैं, डायग्राम के बिना क्वेश्चन नहीं होगा। देखो डायग्राम कुछ इस तरीके से है, 15 एम्पियर, 50 एम्पियर और 10 एम्पियर, यहाँ पे बनाता हूँ। 15 एम्पियर, सब ऊपर ही जा रहा है क्या? ऊपर जा रहा है। 15 एम्पियर का करंट है, यहाँ पे 50 एम्पियर का करंट है, और यहाँ पे 10 एम्पियर का करंट है। 3 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स है। अब देखो लॉन्ग स्ट्रेट वायर मतलब इनफाइनाइट वायर्स है। इनफाइनाइट वायर के लिए भी हम लोगों ने पढ़ रखा है, इनफाइनाइट वायर का अगर मान लो r डिस्टेंस पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू μ0I/2πr होता है। सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, लॉन्ग स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको इसको A, B और C नाम दे दिया गया है, चलो ठीक है, A, B और C, और उसके बाद फिर x और 15 - x, इनके बीच का डिस्टेंस भी लिख देते हैं हम लोग, x और 15 - x है ये, मतलब टोटल ये आपका सिचुएशन है। चलो ठीक है, अब क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं। द वायर C विच कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, वायर C विच कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, तो वायर C विच कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर, सॉरी इसमें क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये 50 एम्पियर है। The wire C which carries a current of 50 ampere is so placed that it experiences no force. The distance of wire C from the wire D. Wire C from the wire D. यार एक क्वेश्चन कुछ भी लिखा हुआ है, wire C from wire A. रुको यार, एक क्वेश्चन में घपला कर दिया है, सब टाइपिंग एरर है पूरा, ये A है, A। अब क्वेश्चन सही हुआ है, अब देखते हैं क्या है। 3 long straight and parallel wires carrying currents are arranged as shown in the figure। ठीक है, द वायर C विच कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर, ये वाला, इज प्लेस्ड सच दैट इट एक्सपीरियंसेस नो फोर्स, कि भाई इस पर टोटल कोई फोर्स नहीं लग रहा है। द डिस्टेंस ऑफ वायर C फ्रॉम वायर A, मतलब x का वैल्यू आपको इन शॉर्ट ढूंढने के लिए बोला गया है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 2 वायर की बात करूं तो 2 वायर के बीच में लगता है फोर्स, लॉन्ग स्ट्रेट वायर अगर होगा और उनके बीच में अगर डिस्टेंस d है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स का वैल्यू होता है μ0I1/2। मान लो इसके अंदर करंट I1 फ्लो हो रहा है, इसके अंदर करंट I2 फ्लो हो रहा है, μ0I1/2/2πd, ये फोर्स लगता है। अच्छा, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो लाइक करंट्स रिपेल इच अदर, उल्टा होता है करंट के केस में, जैसे मैग्नेट में हम बोलते हैं लाइक पोल्स रिपेल इच अदर, पर यहाँ पे हम बोलेंगे लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब सेम डायरेक्शन वाला करंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन वाला करंट एक दूसरे को रिपेल करता है। तो इसका मतलब अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाएंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो एक दूसरे से दूर रिपेल करके फोर्स लगाएंगे। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब वो ये बोल रहा है कि जो आपका बीच वाला पार्ट है, ये वाला वायर, इस पर कोई सब लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इस पर कोई टोटल फोर्स नहीं लग रहा है, नेट फोर्स 0 है।
नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब साफ है कि एक इसको यहां धक्का मार रहा है, दूसरा उसको यहां धक्का मार रहा है। अब देखो सारे के सारे वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट है, तो सारे वायर्स एक दूसरे को क्या करेंगे बताओ, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, उल्टा है तो ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, फोर्स लगाएगा, उसको F1 बोल देते हैं, और ये भी इसको अपनी ओर फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा F2, और दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। दोनों का वैल्यू अगर इक्वल हो जाए तो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और नेट फोर्स, टोटल फोर्स जीरो हो जाएगा। सो F1 हैज टू बी इक्वल टू F2, सिंपल है, F1 इज इक्वल टू F2। अब F1 इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में तो क्या फॉर्मूला आएगा बताओ, म्यू नॉट, अब I1 का वैल्यू क्या है 15 है, तो 15 हो जाएगा। I2 का वैल्यू मतलब इसके अंदर 50 है, तो 50, अच्छा इसमें लेंथ भी आएगा, सॉरी मैं लेंथ लिखना भूल गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। 15 और इंटू 50 और इंटू लेंथ L। अब लेंथ L हमें पता नहीं है, पर क्योंकि सारे के सारे लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो सबका लेंथ हम सेम मान के चल सकते हैं, अपॉन 2 पाई, और उनके बीच का डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, x है, तो ये x आ गया। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू, यहाँ पे इन्होंने 15 दे के रखा हुआ है, पर मेरे हिसाब से ये सेंटीमीटर मीटर में कुछ क्लियर नहीं किया हुआ है, चलो ठीक है। अब आंसर में सब सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब इन्होंने वैल्यू 15 वाला सेंटीमीटर में ही दिया रहेगा, मान के चलते हैं। अब F2 की बारी है। F2 किसके बीच में है, B और C के बीच में फोर्स है, तो हम करंट B और C का लेंगे, 10 और 50 लेंगे, तो म्यू नॉट I1 I2 की जगह पे 10 और 50 इंटू L डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 15 माइनस एक्स है, तो 15 माइनस एक्स हो जाएगा। सो नाउ 50 विल गेट कैंसल्ड, L और L विल गेट कैंसल्ड, म्यू नॉट विल गेट कैंसल्ड, 2 पाई विल गेट कैंसल्ड। यहाँ पे देखो 2 5 ज़ा 10, नहीं 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ठीक है, तो सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, बचा यहाँ पे 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 2 अपॉन 15 माइनस एक्स। चलो इसको सॉल्व कर लो, 15 3 ज़ा 45, 15 3 ज़ा 45 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x, हो गया। तो 45 इज इक्वल टू, यहाँ जाने पर 5x हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 9, दैट इज 45 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज इक्वल टू 9। अब सारे वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में आंसर आपका आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 2 3 क्वेश्चन, ठीक है, चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे again, two long parallel wires separated by distance d carry currents I1 and I2 in the same direction. चलो, two long parallel wires carry currents I1 and I2 in the same direction. So I1 and I2 in the same direction. इनके बीच का डिस्टेंस d है, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ऑपोजिट में रिपेल करते हैं, तो दे एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन ईच अदर। अब इनके बीच में जो फोर्स F होगा उसका वैल्यू अभी हमने देखा था, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई d, ये फॉर्मूला बनता है। They exert a force F on each other. Okay. Now the current in one of the wire is increased to 3 times. अब उसके बाद एक में करंट सेकेंड सिचुएशन में 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया, तो ये 3I1 कर देता हम इसको, एंड इट्स डायरेक्शन इज मेड ऑपोजिट, और डायरेक्शन भी उल्टा कर दिया गया। देखो डायरेक्शन चेंज करने से फोर्स के वैल्यू में तो फर्क नहीं पड़ेगा, बस जो अट्रैक्ट हो रहा था अब वो रिपेल होने लगेगा। तो हमने क्या किया, उसका डायरेक्शन भी बदल दिया, 3 टाइम्स करंट कर दिया। द डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स इज ऑल्सो डबल्ड, और वायर के बीच का डिस्टेंस भी डबल कर दिया, 2D कर दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये आपका करंट I1 आ गया, सॉरी I2 को कुछ नहीं किया गया, I2 वैसा का वैसा यहाँ पे रहेगा। द डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स इज डबल्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन देम। अब इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, तो मान लेते हैं अब जो नया फोर्स है वो F डैश है। फॉर्मूला क्या आएगा बताओ, म्यू नॉट I1 I2, तो I1 की जगह 3Y आ जाएगा, और ये R2 आ जाएगा, लेंथ तो L ही रहने वाला है, अपॉन 2 पाई D होगा, तो 2 पाई, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका 2D हो जाएगा। अब देखो F के टर्म्स में देके रखा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर दो,
या इसी में आपको F मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। पर अगर कन्फ्यूजन होता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर उस हिसाब से कन्फ्यूजन आपको होता है इसमें F ढूंढने में, एक काम है जिससे आंसर आ जाता है, आप दोनों को डिवाइड कर दो। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 आपको नया फोर्स मिल जाएगा। नया फोर्स ही पूछा है ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन देम। अब कौन सा फोर्स होगा, तो F डैश अपॉन F ढूंढ लो, F डैश अपॉन F। तो देखो F डैश में म्यू नॉट 3I1I2L, म्यू नॉट 3I1I2L डिवाइडेड बाय 2 पाई 2D डिवाइडेड बाय म्यू नॉट I1I2L 2 पाई म्यू नॉट I1I2L अपॉन 2 पाई D। बताओ कैंसिल क्या क्या होगा, म्यू नॉट गया, I1I2 गया, L गया और क्या 2 पाई गया, बचा क्या, ऊपर बचा 3, अच्छा D भी चला गया, चलो D भी चला गया, इधर D भी गया, इधर D भी गया, बचा क्या, ऊपर बचा सिर्फ 3 और नीचे 2। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे सब कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका 3/2 आ जाएगा। ऊपर सिर्फ 3 बचा हुआ है क्योंकि बाकी सब तो वैसे, और नीचे 2 बचा हुआ है, बाकी सब वैसा का वैसा, राइट 3/2। सो F डैश अपॉन F इज इक्वल टू 3/2। सो देयरफॉर F डैश इज इक्वल टू नया फोर्स 3/2 F आ जाएगा। दैट इज योर आंसर, 3/2 F आपका ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, इन द करंट कैरिंग कंडक्टर AOCDEFG, आई थिंक यही होगा, AOCDEF और G एज शोन, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द पॉइंट O इज। अच्छा, पॉइंट O पे मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है आपको। कहाँ पे ढूंढना है, पॉइंट O पर ढूंढना है। अब पॉइंट O पर किस किस वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा बस वो देख लो। देखो एक चीज़ सिंपल मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो कोई करंट फ्लो हो रहा है तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब करंट स्ट्रेट वायर में फ्लो हो रहा है तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा बताओ। आप उस r डिस्टेंस पे ढूंढ सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। उसका फॉर्मूला हमने देखा था, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r होता है। ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए होता है। अगर सेमी इनफाइनाइट वायर है, मतलब ऊपर से इनफाइनाइट है और यहाँ से ख़त्म हो जा रहा है, तो ये म्यू नॉट अपॉन I अपॉन 4 पाई r हो जाएगा। सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए इतना आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब अगर सपोज करो लॉन्ग स्ट्रेट वायर आपके पास, या कोई भी वायर है आपके पास स्ट्रेट वायर, अगर उसके लाइन में कोई पॉइंट आ गया तो उस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड उसके लाइन से दूर होना चाहिए, उस लाइन में कहीं नहीं आना चाहिए। मतलब इस पूरे लाइन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा इसकी वजह से, इस पूरे लाइन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा इसकी वजह से, इस पूरे लाइन में कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, जीरो होगा। समझ गए। अब देखो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पॉइंट O जो है वो इस कंडक्टर के लाइन में आ रहा है, इसलिए इसके वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। टोटल करंट I फ्लो हो रहा है सबके अंदर, इसके भी लाइन में आ रहा है, इस लाइन में आ रहा है ये पॉइंट O, तो भी नहीं आएगा मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इस वाले स्ट्रेट कंडक्टर की भी लाइन में आ रहा है तो इसकी वजह से भी, D के वजह से भी नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड FG की वजह से भी नहीं होगा क्योंकि वो भी इसके लाइन में आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड होगा इस आर्क की वजह से और इस आर्क की वजह से। दो आर्क है बस, उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। और आपको ये देखना होगा कि जितने भी कंडक्टर्स हैं उनके वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है या ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करना है। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी राइट, मैग्नीट्यूड आप डायरेक्टली ऐड कर दो। लेकिन अगर मान लो एक कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में है, दूसरे की वजह से उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तब आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो आपको माइनस करना होगा, समझे। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप देखोगे कैसे, हमेशा राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। अब देखो इस आर्क की वजह से और इस आर्क की वजह से ही आपका मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो अभी आर्क की वजह से आप देखोगे तो करंट के डायरेक्शन में आप उंगलियां घुमा दो, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। और यहां भी अगर उंगलियां घुमाओगे तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही जा रहा है। तो एक तो इस आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा B1 और इसके वजह से आ जाएगा B2। दोनों का डायरेक्शन अंदर की ओर ही है तो आप डायरेक्टली दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड कर सकते हो।
मैग्नेटिक फील्ड B विल बी इक्वल टू टोटल B1 प्लस B2। अब देखो एक आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वो डिपेंड, एक आर्क के वजह से अगर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ और अगर मान लो ये एंगल थीटा है तो इस थीटा पे डिपेंड करेगा, और इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। थीटा का जो वैल्यू होगा आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको सेंटर पे मिल जाएगा इस आर्क में जाते हुए करंट की वजह से। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों आर्क जो है ये टोटल ओ पर एंगल 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, और ये आर्क भी देखो यहाँ स्ट्रेट और ये है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है। तो दोनों का थीटा का वैल्यू क्या है 90 डिग्री है, लेकिन आपको थीटा याद रखना है रेडियन में यूज़ करना है। इस फॉर्मूले में थीटा रेडियन में ही यूज़ करना होता है, तो यही सेम फॉर्मूला दोनों के लिए यूज़ कर लेते हैं। B1 आपका क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई थीटा मतलब पाई बाई 2 अपॉन 4 पाई इंटू आर। अब इसका रेडियस क्या है, पहले वाले आर का रेडियस R1 है तो यहाँ R1 आ जाएगा, प्लस म्यू नॉट आई अगेन पाई बाई 2 डिवाइडेड बाय 4 पाई, और उसका रेडियस R2 दिया है तो R2 डाल दो। क्लियर है चीज़। अब देखो क्या जो जो कॉमन है वो बाहर निकाल लो, म्यू नॉट दोनों में है, आई भी दोनों में है, पाई बाई 2 भी दोनों में है, और नीचे का 4 पाई भी दोनों में है, तो अंदर क्या बचा 1 अपॉन R1 प्लस यहाँ पे 1 अपॉन R2, ये दो चीज़ें बची। और यहाँ पे आप देखोगे तो पाई और पाई हो जाएगा कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट, अरे यार गलत कैंसिल कर दी, पाई और पाई हो जाएगा कैंसिल, तो म्यू नॉट आई अपॉन 8 ये आ गया, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा R2 प्लस R1 अपॉन R1 इंटू R2, ये आपका वैल्यू आ गया मैग्नेटिक फील्ड का। इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे इसी फॉर्मेट में दे के रखा हुआ है, तो अगर आप देखोगे म्यू नॉट आई अपॉन 8, तो ये आई थिंक चारों में है, ऊपर R1 प्लस R2 या R2 प्लस R1 चल जाएगा अपॉन R1 R2। यार आपको नहीं लग रहा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है वो दोनों सेम दे के रखा हुआ है? हाँ भाई दोनों सेम है, तो कोई भी एक ऑप्शन ले लो। आई थिंक ये माइनस साइन है, मैंने इसको प्लस करके रख दिया था, नहीं ठीक है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा इस हिसाब से, ऑप्शन वुड बी करेक्ट आंसर। ये माइनस था, ऊपर से डंडा डाल दिया था, मुझे लगा ठीक है चलेगा छोड़ो, मुझे लगा शायद यहाँ पे ऑप्शन नहीं है जब मैं क्वेश्चन चेक कर रहा था तो, लेकिन ऑप्शन बी में था, तो ठीक है बी आ जाएगा आंसर, और क्या यही आएगा, माइनस वाला नहीं आएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ एरिया ए इज बी। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, इसका एरिया ए है, इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका वैल्यू होगा म्यू नॉट आई अपॉन, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 और सीधा आ जाएगा। ठीक है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल इज, अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे एक ही है, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू हो जाएगा करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ठीक है, अब करंट का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो आप यहाँ पे देखो और इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 डाल दो फ्रॉम 1, अब 1 से आपको करंट का वैल्यू आई चाहिए, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ 2br अपॉन म्यू नॉट, 2br अपॉन म्यू नॉट, इसे उठा के इक्वेशन 2 में डाल दो, पुट इन इक्वेशन 2, तो आपको मिल जाएगा म्यू इज इक्वल टू आई का वैल्यू यहाँ से आ गया 2br अपॉन म्यू नॉट, और ए का वैल्यू एक यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, यही होगा। अगर आप फॉर्मूला में देखोगे तो फॉर्मूला में आपका रेडियस नहीं है कहीं भी, सिर्फ एरिया के टर्म्स में देके रखा हुआ है, और रेडियस और एरिया में हम जानते हैं रिलेशन क्या है, तो इसको इक्वेशन 3 डाल के आपको रेडियस गायब करना है, रेडियस गायब करना है तो एरिया का फॉर्मूला यूज़ कर लो। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका मतलब आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा ए अपॉन पाई हो जाएगा, तो इसका मतलब आर का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ अंडर रूट ए बाय पाई। अंडर रूट ए बाय पाई का मतलब होता है, देखो इन्होंने रूट में नहीं दिया है बल्कि पावर्स लिख रखा है, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, इसको उठा के इक्वेशन 3 में डाल दो तो मिल जाएगा आपको।
इक्वेशन 3 में आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 2br, आर की जगह पे ये डालना था, a अपॉन पाई रेज टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय a अपॉन म्यू नॉट, मल्टीप्लाइड बाय a अपॉन म्यू नॉट। नाउ सी, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो 2b अपॉन म्यू नॉट तो है ही, क्योंकि 1/2 कहीं दिख रहा है, 3/2 दिख रहा है, तो बात सिंपल है। देखो इसका पावर 1/2, इसका पावर 1, मतलब कुछ नहीं है तो पावर 1 ही है ना, तो दोनों का पावर ऐड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1/2 प्लस 1 कितना होता है, 3/2 होता है। और नीचे पाई है, पर पाई नहीं है, पाई का पावर 1/2 है, तो पाई का पावर 1/2 होगा, तो a रेज टू 3/2 और नीचे का पाई रेज टू 1/2, 2b अपॉन म्यू नॉट। मेरे हिसाब से ऑप्शन बी आ रहा है, चेक कर लेना आप, या राइट, तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। Two identical long parallel wires carry currents I1 and I2 such that I1 is greater than I2. When the currents are in the same direction, the magnetic field at a point midway between the wires is 6 × 10⁻⁻6 टेस्ला। भाई देखो बात सिंपल है, यहाँ पे दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स हैं, दोनों में करंट जा रहा है, और पहले इन्होंने बोला when the currents are in the same direction, तो करंट सेम डायरेक्शन में है, I1 है और I2 है, और क्लियर स्पेसिफाई किया हुआ है कि I1 इज ग्रेटर देन I2, I1 इज ग्रेटर देन I2। मान लो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो D है, ठीक है, तो सेकेंड, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस D है। अब मिडवे, इसका मतलब एग्जैक्टली बीचों बीच टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर हम निकालें तो वो वैल्यू इन्होंने दे के रखा है 6 × 10⁻10 टेस्ला। अब देखो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड चेक कर लेते हैं। कैसे मैग्नेटिक फील्ड चेक करोगे, राइट हैंड थंब रूल से, ये यहाँ पे है, तो इसका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऊपर की ओर गया ना, थंब ऊपर की ओर रखो, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेंगे तो गोल गोल घूमेंगे मतलब क्या, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, इसको यहाँ रख दोगे तो फील्ड यहाँ से अंदर घुसेगा और यहाँ से बाहर आएगा, ऐसे गोल गोल घूम रहा है ना, तो ये इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर आप देखोगे तो ऐसे जा रहा है, तो यहाँ से बाहर निकला ऐसे अंदर घुसेगा, राइट हैंड थंब रूल, राइट, तो यहाँ से अंदर घुस रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B1 होगा जो अंदर घुस रहा है, अंदर को मैं क्रॉस से लगाता हूँ, इसकी वजह से देखते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, अब ये राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ऐसे जाएगा तो ऐसे जाएगा, तो मतलब क्या, यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ अंदर घुस रहा है, तो यहाँ से तो बाहर निकलेगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से बाहर निकलेंगे, तो ये हो जाएगा B2 और ये हो जाएगा B1। बड़ा कौन सा है बताओ, बड़ा B1 होगा क्योंकि I1 बड़ा है ना, तो B1 विल बी ग्रेटर देन B2। तो अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका बताओ, इसकी वजह से अंदर घुस रहा है, इसकी वजह से बाहर आ रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो B होगा दैट विल बी B1 माइनस B2। अब B1 माइनस B2 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि B1 बड़ा है क्योंकि B1 बाहर आ रहा है, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से यहाँ से यहाँ घुसेगा इसका, और इसका राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ये भी लाइंस ऐसे होंगे, तो यहाँ से बाहर आके यहाँ अंदर घुसेगा, तो इसका बाहर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वाले का, पहले वाले का अंदर जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B1 माइनस B2 हो जाएगा। ना ये B1 माइनस B2 का वैल्यू आपको दे के रखा हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6 × 10⁻10, दिस इज इक्वल टू 6 × 6 टेस्ला। चलिए ठीक है, ये केस आपका हो गया, यहाँ पे आप यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए आपको। अब आगे देखते हैं, इफ द डायरेक्शन ऑफ I2 इज रिवर्स द फील्ड बिकम्स 3 × 10⁻5 टेस्ला। इफ द डायरेक्शन ऑफ I2 इज रिवर्स्ड, भैया डायरेक्शन ऑफ I2 अगर रिवर्स करेंगे तो फील्ड मेरे हिसाब से हाँ बढ़ गया ना, 10⁻5 कर दिया बढ़ जाएगा। अब अगर आप I2 को, इफ I2 इज रिवर्स्ड, अगर आपने I2 को रिवर्स कर दिया तो क्या होगा बताओ, करंट कुछ भी चेंज तो नहीं किया है ना, I2 को रिवर्स करने से क्या होगा, अब दोनों इसके भी लाइन, इसके लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रहे थे, तो इसके वजह से जो आपका I1 है और ये I2 है, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही जाएगा, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके वजह से देखो लाइंस ऑफ फोर्स, राइट हैंड थंब रूल का यूज अगर आप करते हो ऐसे, तो अब लाइंस उल्टे घूमेंगे, इधर जाने की बजाय इधर जाएगा, तो अब यहाँ से अंदर घुस रहा है, इसका भी अंदर ही घुसेगा, तो इसका मतलब अब जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा B' नया वाला, वो B1 प्लस B2 हो जाएगा,
और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है अब इस बार बीच में वो बोल रहा है कि नया मैग्नेटिक फील्ड हो चुका है 3 × 10⁻⁵ टेस्ला, 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। तो एक काम करते हैं, दोनों का पावर सेम करने के लिए इसको 30 कर देते हैं। तो B1 + B2 विल बी इक्वल टू 30, 0 डाल दिया तो इसको 10⁻⁶ कर दो, 10⁻⁶ टेस्ला। तो B1 + B2 आपको देखिए यहाँ पे मिलेगा, B1 - B2 का वैल्यू आपको यहाँ मिल रहा है। साइमल्टेनियसली अगर आप सॉल्व करते हो तो B1 और B2 दोनों आपको मिल जाएगा दो इक्वेशन से। पूछा क्या गया है, द रेशियो ऑफ I1/I2। अब I1/I2 का वैल्यू पूछा गया है, तो हमको B1/B2 का रेशियो अगर मिल जाए तो Y1/I2 आराम से मिल जाएगा, क्योंकि दोनों देखो बीचों बीच लेके गया ना, तो दोनों का डिस्टेंस d/2 है, ये भी d/2 है और ये भी d/2 है। तो पहले B1 और B2 का रेशियो ढूंढ लो। तो आप देखो यहाँ पे B1 + B2 अपॉन B1 - B2 कर लेते हैं पहले तो B1 + B2 क्या है, 30 × 10⁻⁶, 30 × 10⁻⁶। अब B1 - B2 क्या होगा बताओ, 6 × 10⁻⁶, तो ये 5 हो जाएगा। तो B1 + B2 अब इज इक्वल टू, ये 6 5 हो जाएगा ना, 6 1 से 6 5 है, 5 टाइम्स B1 - B2। तो यहाँ पे आपको यार B1 B2 में गड़बड़ हो जाएगा, मेरे हिसाब से ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि हाँ B1 इन टर्म्स ऑफ B2 मिलेगा ना, हमको वैसे भी रेशियो चाहिए ना I1 I2 का, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको B1 और B2 दोनों का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा रेशियो निकाल लो तो भी चलेगा। तो B1 + B2 इज इक्वल टू 5B1 - 5B2। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, इसको B2 को यहाँ ले आओ, B1 को वहाँ भेज दो, तो ये हो जाएगा B2 + 5B2। B2 तो यहाँ पे था ही, वहाँ आने के बाद 5B2 ऐड हो जाएगा, 5B1 यहाँ पे, यहाँ B1 को ले आओगे तो B1 माइनस हो जाएगा। तो ये 6B2 इज इक्वल टू 4B1। देखो सही है, तो आपका B2 का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए वैसे, नहीं सॉरी, B1 का वैल्यू ज़्यादा आना चाहिए। तो ठीक है, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, आपको I1/I2 चाहिए ना, तो B1/B2 बताओ क्या आ जाएगा, B1/B2 इज इक्वल टू 3/2। देखो B1/B2 6/4 मतलब 3/2 आ गया। अब B1 का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे आप, क्या आएगा सब्सटीट्यूशन में बताओ। B1 का फॉर्मूला क्या होता है, μ0 है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से d/2 डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा, इसको मैं यहाँ लिख दूँ, μ0 I1 पहले की वजह से अपॉन 2π d/2, क्योंकि डिस्टेंस हम बीच में ले रहे हैं तो d/2 हो जाएगा, ये B1 का हो गया, होल डिवाइडेड बाय μ0 I2, अब सेकेंड B2 का देखते हैं, अपॉन 2π d/2, दैट इज इक्वल टू 3/2। तो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, बस I1/I2 बच जाएगा, तो I1/I2 इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। तो I1/I2 इज 3/2, ऑप्शन टी, सिंपल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। A proton moving in perpendicular magnetic field possesses energy E. The strength of magnetic field is increased 4 times, but the proton is constrained to move in the path of same radius. मतलब रेडियस दोनों केस में सेम है। The kinetic energy of proton will increase. Proton moving in perpendicular magnetic field, देखो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली अंदर जा रहा है, और कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इसके परपेंडिकुलर ऐसे कोई भी मूव करेगा तो वो सर्कल में मूव करेगा, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, उस रेडियस का वैल्यू होता है mv/qb, ठीक है, ये रेडियस का वैल्यू है, फॉर्मूला है। अब ये रेडियस फिक्स होना चाहिए, तो पहले केस में मान लो चार्ज का वैल्यू m है, मास प्रोटॉन का m है, उसकी वेलोसिटी v1 है, और चार्ज उसका q है, और उसका मैग्नेटिक फील्ड जिसमें डाला है वो b है, तो r इज इक्वल टू mv/qb है ना। वो बोल रहे हैं कि रेडियस सेम रखो, और क्या बोला है, अच्छा इसकी काइनेटिक एनर्जी E है, तो हम एक काम करते हैं, पहले केस में काइनेटिक एनर्जी जो है E, दैट इज इक्वल टू हाफ
एम वी वन स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी है जिसमें वेलोसिटी v1 है उसके पास। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज 4 टाइम्स। अब मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा के कर दिया गया है 4b। प्रोटॉन का चार्ज तो चेंज होने से रहा, क्यों ही रहेगा, बट द प्रोटॉन इज कंस्ट्रेंड टू मूव इन द सेम रेडियस। रेडियस हमको सेम रखना है दोनों केस में, तो r इज इक्वल टू दिस और r इज इक्वल टू दिस। तो अब अगर मान लो हमने मैग्नेटिक फील्ड को 4 टाइम्स बढ़ा दिया और हमको रेडियस सेम रखना है, तो नया वाला वेलोसिटी मान लेते हैं v2। तो देखते हैं कि वेलोसिटी कितना बढ़ेगा। अब देखो यहीं से दिख रहा है कि वेलोसिटी भी आपको 4 टाइम्स बढ़ाना चाहिए ताकि कैंसल आउट होके सेम रेडियस मिले। और इस इक्वेशन से अगर आप देखोगे कैंसल आउट कर दोगे सब कुछ, तो v2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स v1। ऑब्वियसली बात है कि आपको वेलोसिटी भी 4 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन विल इंक्रीज। अब काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगा, पहले क्या था, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर था। मान लो अब v डैश कर देते हैं, ये नया काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी टू का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एम वी टू का वैल्यू क्या है, 4v1 है, 4v1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ एम 16v1 का स्क्वायर। 16 साइड हटा लो तो क्या बचेगा, हाफ एम v1 का स्क्वायर। ये तो पहले वाला एनर्जी आ गया 16e। तो आपका E डैश इज इक्वल टू 16e, मतलब 16 टाइम्स आपको काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा अगर आपको 4 टाइम्स वेलोसिटी बढ़ाना है। तो ये ऑब्वियस है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो v स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो अगर आपने v 4 टाइम्स बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स बढ़ेगा। तो हमने पहले देखा कि सेम रेडियस रखने के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि 4 टाइम्स बढ़ाया गया तो वेलोसिटी भी 4 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। और वेलोसिटी अगर आपने 4 टाइम्स बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी उसके स्क्वायर के हिसाब से बढ़ता है, तो काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। ऐसा आप लॉजिकली भी सोच सोच के आंसर लिख सकते हो, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो कोई कन्फ्यूजन है तो मैथमेटिकली भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A long solenoid has 200 turns per centimeter. Number of turns per unit length, n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो उसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो। 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर मतलब नीचे 1 सेंटीमीटर डाल दो, पर सेंटीमीटर मतलब डिवाइड किया जाता है। अब सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करो, तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 10⁻² मीटर, -2 मीटर होगा। 10⁻² ऊपर जाएगा तो 200 इंटू 10⁻² पर मीटर हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ पर मीटर। तो ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, आपको पर मीटर मिल गया, क्योंकि बाकी जगह पे देखो आपको यहाँ पे ये दे के रखा हुआ है, यूनिट जो है वो मीटर में दे के रखा हुआ है। एंड कैरीज अ करंट आई, द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज 6। सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दे के रखा हुआ है इस केस में, ये N1 ले लेते हैं, इसको B1 ले लेते हैं, और ये दिया हुआ है 6.28 इंटू 10⁻²। वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला एक ही चीज़ है। अनदर लॉन्ग सोलेनॉइड हैज़ 100 टर्न्स, अनदर लॉन्ग सोलेनॉइड हैज़ 100 टर्न्स। अब दूसरा है, उसका क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो वही बात हो गई 100/1 सेंटीमीटर, और ये फाइनली आपको 100 इंटू 10⁻² पर मीटर मिल जाएगा। जैसे इसको किया था वैसे यहाँ पे भी करेंगे। चलो ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर मिल गया यहाँ पे। एंड इट कैरीज अ करंट ऑफ I/3। इस बार करंट पहले I था, अब करंट क्या है, I/3 है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, करंट पहले I था, अब करंट I/3 है इस केस में, सेकेंड केस में। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस केस में कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आपको बताना है। देखो लॉन्ग सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड है दोनों केस में, तो आपको क्या करना है, लॉन्ग सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, μ0 n इंटू I। तो आपको क्या करना है, B2/B1 कर लो, मिल जाएगा। B2/B1 इज इक्वल टू μ0 n1, और सेकेंड केस में मैग्नेटिक करंट कितना था, I/3 था, तो I/3 आ जाएगा, I/3 μ0 n2 इंटू I। फर्स्ट केस में करंट क्या था, I था, तो μ0 हट गया यहाँ से। B2 का वैल्यू हमें नहीं पता, पर B1 का वैल्यू दे के रखा है, कितना दिया है, 6.28 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻², दैट इज इक्वल टू N1 का वैल्यू आएगा 200 इंटू 10⁻²। वैसे इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी,
कन्वर्ट नहीं भी करते तो भी चल जाता, क्योंकि रेशियो में आ रहा है ना, रेशियो में कन्वर्जन फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। पर ठीक है, क्या पता कहीं ज़रूरत पड़े, तो मैंने आपको बता दिया कि पर सेंटीमीटर से पर मीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपके काम ही आ जाएगा। आई और आई यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया, और यहाँ पे आपका 1/3 आ जाएगा, और यहाँ पे n2 का वैल्यू क्या है 100 इंटू 10⁻²। तो 100 इंटू 10⁻², देखो कन्वर्जन फैक्टर कैंसिल आउट ही हो गया ना बाद में, यहाँ पे इसलिए ज़रूरत नहीं थी, कर भी दिया आपने कन्वर्ट तो वैसे भी कैंसिल आउट हो गया वो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये गया, अब इसको उठा के वहाँ पे भेज दो, तो B2 का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, 6.28 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाय 3। N1 में 2 आया है, N2 में 1 आया है, ठीक है। और पहले उल्टा कर दिया, मुझे लगता है करंट का, बच्चों गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ पे, सब गड़बड़ कर दिया। B2 की जगह पे N1 ले लिया, B1 की जगह पे N2 ले लिया। एक काम करो, फिर से करते हैं, घपला हो गया है। B2 था ना यहाँ पे, तो μ0 इंटू N2 इंटू सेकेंड केस में करंट क्या है I/3, बाकी सब ठीक था, लेकिन यहाँ पे N1 N2 में घपला कर दिया था, N1 इंटू आई हो जाएगा। तो B2 का वैल्यू हमको चाहिए, B1 का वैल्यू देके रखा है 6.28 इंटू 10⁻², ओके, दैट इज इक्वल टू μ0 गया, आई और आई भी चला जाएगा। अब N2 का वैल्यू ध्यान से करना है यहाँ पे, अभी 100 इंटू 10⁻², तो 100 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय 1/3 डिवाइडेड बाय N1 का वैल्यू 200 इंटू 10⁻², तो 200 इंटू 10⁻², तो ये कुछ ऐसा होगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये भी 0 गया दोनों, 3 2 6, तो B2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 6.28 इंटू 10⁻² अपॉन 3 2 6, तो देखो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा यहाँ पे। अब सब 1.05 ही दिया है, तो इसको डिवाइड करोगे तो 1.05 ही आ जाएगा, पर यहाँ पे इंटू 10⁻² आएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो 10⁻² ढूंढना है बस आपको, 10⁻² आपको यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़े आगे, चलो अगला क्वेश्चन। 2 circular coils 1 and 2 are made from the same wire, but the radius of the first coil is twice that of the second coil. ठीक है, ये मान लो आपका R1 है और ये आपका R2 है, और R1 इज ग्रेटर देन R2 है ना, नहीं R1 इज ग्रेटर देन R2 है ना, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट कॉइल इज ट्वाइस दैट ऑफ सेकेंड, तो ये आपका फर्स्ट कॉइल है, इसका रेडियस R1 अगर मानूँ, सेकेंड कॉइल इसका रेडियस R2 मान लूँ, तो R1 इज 2 टाइम्स R2। ठीक है, अब आगे बताओ, दोनों का मटेरियल सेम है तो दोनों का डेंसिटी सेम होगा। देखते हैं अभी क्या है, आगे क्या पूछता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस देम सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज सेम। अब इनके बीच का जो मैग्नेटिक फील्ड है B1 और B2, ये दोनों होना चाहिए सेम। तो अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो क्या होना चाहिए वो देखते हैं हम लोग। तो इसके अंदर मान लो करंट I1 फ्लो हो रहा है, जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है सेंटर पे, इसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है, जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है B2 यहाँ पे सेंटर में। तो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, μ0 I अपॉन 2R। अब यहाँ पे रेडियस हम लोग ने R1 ले रखा है, दैट इज इक्वल टू μ0 I2 अपॉन 2R2 हो जाएगा। तो μ0 2 गया, अब R1 इज इक्वल टू 2R2 डालोगे तो I1 अपॉन R1 की जगह पे 2R2 डाल दो, दैट इज इक्वल टू I2 अपॉन R2, तो R2 गया, I1 अपॉन 2, I1 अपॉन 2 या I1 इज इक्वल टू 2I2 हो जाएगा। 2 वहाँ जाने पर, ये कंडीशन होना चाहिए, ये आपका कंडीशन होना चाहिए कि भाई ये कंडीशन अगर होगा तो ही मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। आपको पूछा क्या गया कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अब इसमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप V1 अप्लाई करते हो जिसके वजह से करंट आएगा, इसमें आप पोटेंशियल डिफरेंस V2 अप्लाई करोगे जिसके वजह से इसमें करंट आएगा, और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर, तो I1 इज इक्वल टू V1 अपॉन R1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है ये R1 R2 रेजिस्टेंस है, I2 इज इक्वल टू V2 अपॉन R2 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 मान लो,
तो यहाँ पे याद रखना R1 और R2 क्या है, रेजिस्टेंसेस है दोनों कॉइल्स के। ये रेडियस नहीं है, रेडियस हमने स्मॉल r यूज़ करके रखा हुआ था। इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में डाल दो। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स I1 I2 के वैल्यूज़ डाल दो, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा बताओ। I1 इज इक्वल टू V1 अपॉन R1, तो V1 अपॉन R1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स V2 अपॉन R2। I2 की जगह पे ये डाल दो। ठीक है, हमें V1 और V2 का रेशियो चाहिए, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स R1 अपॉन R2। नाउ सी यहाँ पे हम लोग को रेडियस जो होता है, किसी भी वायर का रेडियस जो होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो उसका लेंथ कितना बड़ा है, और दूसरा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, मोटा है वायर कि पतला है। और रेडियस का एक फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी के टर्म्स में, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। आपने पढ़ा होगा ना कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। तो ये जो कांस्टेंट आता है उसी को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करता है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि दोनों का मटेरियल सेम है, सेम वायर से बना हुआ है, तो दोनों का रेजिस्टिविटी सेम होगा। लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इन्होंने जो रेडियस की बात की है वो रेडियस कॉइल के रेडियस की बात की है, तो कॉइल का रेडियस इन्होंने बता दिया, एरिया के बारे में बात नहीं किया। लेकिन यहाँ पे इन्होंने सेम वायर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे अब देख सकते हैं कि क्योंकि आपका सेम वायर है तो बस लेंथ का फर्क है, एक का लेंथ ज़्यादा है इसलिए बड़ा बन गया, और एक का लेंथ कम है इसलिए छोटा बन गया। लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होगा दोनों के लिए, क्योंकि दोनों को सेम वायर से बनाया गया है, तो हम मान सकते हैं कि दोनों का एरिया सेम है, बस लेंथ अलग अलग है। तो अगर आप रेडियस का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके डालते हो यहाँ पे, तो क्या आएगा बताओ, रेडियस बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, रेजिस्टेंस का, दिस इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस 2 पहले वाले का क्या आ जाएगा बताओ, रो L1 अपॉन ए डिवाइडेड बाय रो L2 अपॉन A2। रो और रो गया। अब A1 और A2 मैं दोनों सेम ही लिख देता हूँ, क्योंकि देखो सेम वायर से इन्होंने बोला बनाया है, तो सेम वायर है तो रेजिस्टिविटी तो सेम होगा ही, साथ साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम होगा, बस वो लेंथ कम ज़्यादा होगा। लेंथ कम बाद में देख लेंगे, एरिया भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो V1 अपॉन V2 जो होगा वो आपका L1 अपॉन L2 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2। अब बस आपको दोनों के लेंथ को कंपेयर करना है, इसका लेंथ और इसका लेंथ का वैल्यू डालो, आपको V1 अपॉन V2 का रेशियो मिल जाएगा। नाउ लेंथ के केस में आप देख सकते हो, इसको जाने दो, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू लेंथ। अब पहले वाले का लेंथ, लेंथ मतलब सर्कमफेरेंस, इसका भी लेंथ मतलब सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr1 अपॉन 2πr2। अब देखो यहाँ पे 2 भी है शायद, सॉरी 2 मिस कर दिया मैंने, इज इक्वल टू 2 भी लिखा हुआ है, तो 2 टाइम्स 2πr1 अपॉन 2πr2, यही होगा, यही होगा। तो भाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम लोग को पता है R1 इज 2 टाइम्स R2, R1 इज 2 टाइम्स R2 अपॉन R2, R2 कैंसिल, तो ये 4 आ जाएगा। तो V1 अपॉन V2 इज 4 अपॉन 1, 4:1 का रेशियो आ रहा है, दैट इज ऑप्शन ए, ये आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। A rectangular coil of effective area 0.5 meter square is suspended freely in a radial field of 0.01 Weber per meter square। Rectangular coil है, उसका एरिया दे के रखा हुआ है, रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर है, और इसे किस में डाल के रखा है, इस सस्पेंडेड फ्रीली इन ए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.01 वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.01 वेबर पर मीटर स्क्वायर। The torsional constant of the suspension fiber is 5 × 10⁻⁹। टॉर्शनल कांस्टेंट क्या होता है, मेरे हिसाब से ये गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन है, ये पिछले टॉपिक में आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे आ रहा है, चलो देख लेते हैं। द टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द सस्पेंशन फाइबर इज, पर ये दोनों में से किसी में भी हो सकता है, नहीं एक सेकेंड, ये तो इसी टॉपिक का होगा ना, नहीं इसी टॉपिक है, सॉरी वो पिछले में भी आया था, नहीं इसी में सॉरी। ये जो गैल्वेनोमीटर आपका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, गैल्वेनोमीटर करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक्चुअली वो अलग था, उसमें मेजरमेंट से रिलेटेड था, पर यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना डिफ्लेक्शन वाला एक
गैल्वेनोमीटर का कि उसमें डिफ्लेक्शन कैसे होता है, उसका फाई का इक्वेशन लिख के दिया है, तो वो चेक कर लेना गैल्वेनोमीटर का, बस उसी पर बेस्ड रहिए। एक ही फॉर्मूला है बस, उसमें उसी पर क्वेश्चन आएगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, कौन सा वैल्यूज दिया गया है। टॉर्शनल कांस्टेंट को हम के लिख सकते हैं, के लिखते हैं 5 × 10, बहुत सारे लोग इसको सी लिखते हैं पर मैं के लिख दूंगा क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में के दिया हुआ है। न्यूटन मीटर पर डिग्री, ठीक है, यहाँ पे याद रखना एंगल को डिग्री में मेजर किया गया है। इफ अ करंट ऑफ 300 माइक्रो एम्पियर, अगर 300 माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है 300 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू, अब 2 यहाँ से कम हो जाएगा तो 10⁻⁻4 एम्पियर हो जाएगा अगर आप ये 0 हटा देते हो तो। इस पास थ्रू इट देन द एंगल थ्रू विच द कॉइल रोटेट्स इज, कितने एंगल से कॉइल रोटेट कर जाएगा, मतलब उसका डिफ्लेक्शन पूछा गया है। तो अगर आप गैल्वेनोमीटर का आपने देखा होगा कि उसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल होता है, रेक्टेंगुलर कॉइल, और वो करंट पास करते ही घूमता है, तो वो कितना घूमेगा फाई, उसका फॉर्मूला था एन आई, फॉर्मूला आप चेक कर लेना, ए बी अपॉन के, बस आप इसको सॉल्व करना है, आपको फाई का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ डिग्री में आपको के का दिया, देखो टॉर्शनल कांस्टेंट में देख लेना यहाँ पे डिग्री दिया है कि रेडियन दिया हुआ है, अगर रेडियन दिया हुआ तो आंसर रेडियन में आएगा, डिग्री दिया हुआ तो डिग्री में आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स इन्होंने बताया क्या, रेक्टेंगुलर कॉइल इफेक्टिव एरिया इज सस्पेंडेड फ्रीली इन अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.01 वेबर पर मीटर स्क्वायर, द टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द सस्पेंशन फाइबर इज, नहीं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स अगर नहीं दिया हुआ है तो नंबर ऑफ टर्न्स आप 1 लेके चल सकते हो कि एक ही है भाई। करंट जो है वो 3 × 10⁻⁴ होगा, तो 3 × 10⁻⁴, एरिया आपको देखे रखा हुआ है 0.5, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है दैट इज 0.01, तो ये आपका 0.01 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय के का वैल्यू यहाँ पे 5 × 10⁻⁹ है, तो 5 × 10⁻⁹ अगर करोगे तो कितना आएगा बताओ यहाँ पे। अब देखो ये 5 1s 5 और 5 0.1, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 0.1 यहाँ पे आ जाएगा और 0.01 यहाँ पे आ जाएगा, तो 10⁻², 10⁻1, 10⁻3, 10⁻7, तो 3 × 10⁻² आ जाएगा। एक जीरो में घपला हो रहा है यार, 3 × 10⁻⁴, 5 × 10⁻⁹, ये भी सही है, 0.5 भी सही है और 0.01 भी सही है, तो कहाँ गड़बड़ हो रहा है। आई थिंक 30 डिग्री होना चाहिए, लेकिन 300 डिग्री तो नहीं होगा, 30 डिग्री होगा, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। 5 × 10⁻⁹ एक बार वापस देख लेते हैं, 5 1s 5, 0.1, तो 1 2 3 -7 आ रहा है, -8 ऊपर आना चाहिए, 3 × 10⁻⁴, क्या दिया हुआ है आपका बच्चों, मैंने क्वेश्चन अभी चेक किया, एक्चुअली एरिया यहाँ पे गलत दिया हुआ है, यहाँ पे एरिया 0.05 है, सो जस्ट मेक इट 0.05 मीटर स्क्वायर, इसके वजह से गड़बड़ हो रहा था, तो 0.05 मीटर स्क्वायर होगा, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था आपका। तो ये 0.05 जब यहाँ पे डालोगे 0.05 तो कट करके ये 0.01 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 10⁻² है, ये 10⁻² है, 10⁻⁴ हो जाएगा, 10⁻8 हो जाएगा, नीचे 10⁻1 बचेगा, ऊपर आने के बाद 10⁻1 हो जाएगा वो, दैट इज इक्वल टू 30, और ये 30 डिग्री आ जाएगा आपका एंगल, क्योंकि डिग्रीज में दिया हुआ है तो डिग्री में आपका आंसर 30 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, अगला क्वेश्चन, इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल इज रिड्यूस्ड बाय 50%, ये क्वेश्चन है, एक सेकंड, if the current flowing through a coil is reduced by 50%, the energy in the coil will, यार ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है, फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये तो हो जाएगा। कॉइल का जो एनर्जी होता है, कॉइल में मान लो करंट आई जा रहा है, ये यहाँ का क्वेश्चन नहीं है वैसे, तो उसका जो एनर्जी होता है वो, उसका फॉर्मूला होता है ½ Li², ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, गलत है, यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, ½ Li²,
तो पूछा गया क्या है, करंट 50% रिड्यूस कर दो, तो नया एनर्जी यू डैश हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ एल, एल इंडक्टेंस होता है इसका, ये एक्चुअली फॉर्मूला है हाफ एल आई स्क्वायर, इंडक्टेंस के बारे में आगे पढ़ेंगे, पर फिर भी चलो आया है तो ख़त्म कर देते हैं इसको। एल आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50% कम कर दिया ना, तो आई का I/2 हो जाएगा, तो I/2 का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर बाई 4। तो देखो ये 1/4 जो यहाँ पे दिख रहा है वो बाहर ले आओ, हाफ वापस यहाँ पे एल और आई स्क्वायर वैसे रहने दो, तो हाफ एल आई स्क्वायर पुराना एनर्जी आ गया, 1/4 यू हो जाएगा, यू डैश इज इक्वल टू 1/4 यू, और यू कैन सिंपली राइट 0.25 यू, और यू कैन राइट 25/100, इसको 25/100 लिख सकते हो। तो यू डैश अपॉन यू अगर 25/100 है तो मतलब पुराना वाला एनर्जी अगर 100 है तो नया वाला एनर्जी 25 है, मतलब 25% ही है पुराने वाले का। कितना कम हुआ ये पूछा है ना, द एनर्जी इन द कॉइल विल डिक्रीज इंक्रीज पूछा गया है, तो 25% तक आ चुका है, मतलब 75% डिक्रीज हो चुका है, मतलब नया एनर्जी बस 25% ही है ना पुराने वाले की, मतलब 75% डिक्रीज हो चुका है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। और अगेन मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आगे के चैप्टर का है, अगले चैप्टर का ही है शायद, हाँ अगले चैप्टर का ही है, हो गया रहेगा, यहाँ पे बुक में डाला था इसके वजह से टाइप कर दिया गया रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। A toroid has a core of inner radius r1 and outer radius r2 around which n turns of wire are wound. ठीक है, if the current in the wire is I then the magnetic field inside the toroid, तो सिंपल है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये टोरॉइड है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि टोरॉइड में हम ये रेडियस r यूज़ करते हैं, पर ये मेन रेडियस होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है μ0 n इंटू आई, जहाँ पे n का वैल्यू क्या होता है, n का वैल्यू होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब 2πr इंटू आई, तो ये पूरा लेंथ आपका क्या आ जाएगा 2πr, पर यहाँ पे r मेन रेडियस है। अब इन्होंने क्या दे रखा है कि अंदर वाला एक रेडियस दे रखा है, अंदर वाला रेडियस r1 दिया हुआ है और एक बाहर वाला रेडियस r2 दिया हुआ है, तो अगर आपको मेन रेडियस बीच का निकालना है तो आप दोनों का मीन ले लो, तो मेन रेडियस r कैसे आएगा आपका r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 2, तो r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा μ0 ni अपॉन 2π r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 कैंसिल, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा μ0 ni अपॉन पाई r1 प्लस r2, तो ये आपका ऑप्शन मेरे हिसाब से ऑप्शन ए आ जाएगा यहाँ पे, या करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A beam of electron at rest is accelerated by a potential v। तो देखो अगर मान लो किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर आप v पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हो तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और वो जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, उस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है E इंटू मतलब Q इंटू बी, Q इंटू बी, ये काइनेटिक एनर्जी ये गेन कर लेता है। V पोटेंशियल में अगर आप सपोज करो V पोटेंशियल के अंदर अगर आपने किसी चार्ज पार्टिकल को भगाया तो वो Q इंटू वी इतनी एनर्जी गेन कर लेता है, ठीक है। सो अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल V, दिस बीम एक्सपीरियंसेस अ फोर्स F इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है, तो देख लेते हैं इसको वेलोसिटी कितनी मिलेगी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। अब यहाँ पे दो केसेस मेरे हिसाब से दिए हुए हैं, तो मैं इसको V1 एक सेकेंड V पोटेंशियल है, तो इसको काइनेटिक एनर्जी E1 अज्यूम कर लेता हूँ, और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है E, तो E इंटू वी हो जाएगा ये, तो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी E1 काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², दैट इज इक्वल टू E इंटू वी, समझे कि नहीं, यही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है E इंटू वी है, इतना काइनेटिक एनर्जी वो गेन करता है, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv1², तो v1² ले लेते हैं हम लोग, राइट। तो अब इसकी वेलोसिटी निकाल लो, तो वेलोसिटी v1² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2ev अपॉन m, तो v1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट
2ev/m, ये इसकी वेलोसिटी हो गई। अब इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे, दिस बीम एक्सपीरियंस द फोर्स एफ इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स क्या लगता है बताओ चार्ज पर, एफ लगेगा, दैट इज इक्वल टू QVB sin थीटा। अब इन्होंने थीटा के बारे में नहीं दिया हुआ है, मान लेते हैं कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, हमने उसे परपेंडिकुलर फेंका है, सबके केस में मानेंगे तो काम हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, QVB, V यहाँ पे वेलोसिटी है, QVB, ठीक है। अब यहाँ पे देखो Q की जगह पे E आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, V1 आ जाएगा, और V1 की जगह पे ये पूरा आ जाएगा √2EV। ये देखो ये V पोटेंशियल है और स्मॉल v यहाँ पे जो मोड़ा हुआ है वो उसका स्पीड है, अपॉन m इंटू बी, इतना फोर्स लग रहा है, ये फोर्स F लग रहा है उसके ऊपर। द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज इंक्रीज टू V डैश एंड द फोर्स एक्सपीरियंसेस बाय द इलेक्ट्रॉन इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड इज 2F। अब देखो ये फोर्स का फॉर्मूला तो हमें मिल गया, अब वो क्या बोल रहा है कि हमने फोर्स 2F कर दिया, मतलब फोर्स 2F हो गया, अगर हमने पोटेंशियल V का V डैश कर दिया तो इसी में चेंज करो, E तो वही रहने वाला है, √2E, पोटेंशियल आपने V का V डैश कर दिया, डिवाइडेड बाय m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी वही रहेगा, और B यहाँ पे कर दिया, बस मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। V/V डैश का रेशियो चाहिए इनको, तो आप एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। समझ में आया ना कैसे किया। पहले तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देख लो, V पोटेंशियल में Q इंटू V होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए E इंटू V होगा, ठीक है, और यही इसके काइनेटिक एनर्जी के इक्वल दूसरा फॉर्मूला लगा दोगे तो हाफ mv1² आ जाएगा, V1 का वैल्यू निकाला, सब्स्टिट्यूट कर दिया, और बाद में फोर्स निकाल लिया, फोर्स क्या होता है QVB sin थीटा, तो फोर्स का ये इक्वेशन आ गया आपका Q इंटू V इंटू B। Q की जगह पे E डाल दो क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, V1 का वैल्यू यहाँ से उठाया और B डाल दिया। अब आगे इसी में चेंजेस कर दिया, फोर्स 2F हो गया, पोटेंशियल V का V डैश हो गया, और ये आ गया। अब आपको क्या करना है, V/V डैश का रेशियो चाहिए, तो 1 और 2 को डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो F/2F इज इक्वल टू, E और E तो कैंसिल आउट हो जाएगा, √2EV/m इंटू B अपॉन √2EV डैश बाय m, तो बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा, √V/V डैश बच जाएगा, और F जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू √V/V डैश, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करोगे तो V/V डैश का वैल्यू 1/4 हो जाएगा, 1/4 यानी कि 1:4, और ये ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। राइट, समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर्स ऑफ सेम मटेरियल आर सस्पेंडेड बाय डिस्टेंस r, बोथ कैरी सेम करंट I इन द सेम डायरेक्शन, हेंस दे विल, देखो अब सेम डायरेक्शन में सेम करंट I फ्लो हो रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो पहली बात तो ये कि फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, μ0 I1 I2 मतलब I² अपॉन 2πd मतलब 2πr इंटू लेंथ है। अब लेंथ को यहाँ ले लोगे तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला मिल जाएगा μ0 I² अपॉन 2πr, तो ये तो फॉर्मूला आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ का, μ0 I² अपॉन 2πr। अब क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करते हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो आप देखोगे ध्यान से, तो पहले ये तो गया रिपेल वाला, अट्रैक्ट में फॉर्मूला देख लो, μ0 I² अपॉन 2πr होना चाहिए, जो कि ये है, एंड दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके तो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे सॉल्व करते हैं। और टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ आर मेड टू फॉर्म अ सर्कल एंड अ स्क्वायर, सेम लेंथ का वायर था, इसका मतलब एक का सर्कल बनाया और एक को स्क्वायर बनाया, दोनों का लेंथ सेम है। अब दोनों का लेंथ सेम होने का मतलब क्या है, अब इसका लेंथ क्या हो जाएगा बताओ, अगर मान लो इसका साइड L है तो 4L हो जाएगा इसका लेंथ, है ना, और इसका लेंथ क्या हो जाएगा, अब रेडियस R है तो 2πr हो जाएगा, दोनों सेम है, 4L 2πr के इक्वल है। या फिर आप लिख सकते हो
कि 2L विल बी इक्वल टू पाई आर, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गया। ठीक है, दे कैरी सेम करंट, इन दोनों में सेम करंट आई जा रहा है, करंट आई सेम जा रहा है। द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कल टू दैट ऑफ स्क्वायर, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू का फॉर्मूला होता है करंट इनटू एरिया, तो म्यू सर्कल डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, करंट इनटू एरिया, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय करंट इनटू एरिया ऑफ स्क्वायर। क्योंकि दोनों का करंट सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एरिया सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसका क्या होगा बताओ, स्क्वायर का एरिया एल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसका एक साइड है, साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप एक काम करो, यहाँ से देखो एल का वैल्यू देख लो, एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई आर बाई 2, बस सब्स्टिट्यूट कर दो, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन एल का वैल्यू पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर गया, एक पाई चला जाएगा और नीचे पाई आ जाएगा, 4 बाय पाई आपका आंसर आ जाएगा, 4 बाय पाई मतलब ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे देखते हैं, व्हेन अ करंट I flows through a coil, it stores the energy E1. Now the current is reduced to I, but देखो ये फिर से वापस वही सेम क्वेश्चन आ गया, ये कॉइल वाला करंट वाला है, लेकिन ये एक्चुअली में आपका अगले मैंने सॉल्व किया हुआ था, यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर का है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का है। एक क्वेश्चन सॉल्व कर भी दिया यहाँ पे, इनकेस वहाँ ना आए तो, पर वहाँ आएगा डेफिनेटली ये, तो ये चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है, उसके बाद ये हो पाएगा, इसको छोड़ दो ऐसे ही, शायद क्या पता आपके पीडीएफ में भी आ जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे देखते हैं, अ वायर ऑफ सर्टेन लेंथ कैरीज अ स्टेडी करंट, इट इज फर्स्ट बेंड टू फॉर्म अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 1 टर्न, द सेम वायर इज बेंड टू फॉर्म अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 3 टर्न्स। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बस यहाँ पे वहाँ पे n दिया हुआ था, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। The ratio of magnetic induction at the center of the coil in the two cases is, तो भाई देखो एक वायर करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर, इसको एक टर्न में इसको लाया गया और द सेम वायर इज देन बेंट, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, चलो ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब पहले केस में देख लो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, मान लो इसका रेडियस आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड B1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2R, ये पहला मैग्नेटिक फील्ड है। अब उसी सेम वायर को, एक ही वायर है, वायर का लेंथ एक ही है, उसी वायर को अब 3 टर्न में घुमा के डाल दिया गया, तो नंबर ऑफ टर्न्स फिलहाल यहाँ पे 3 है। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं B2 मान के चलूँ और रेडियस में स्मॉल r मान के चलूँ, तो B2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2R स्मॉल r, पर इस बार नंबर ऑफ टर्न से आपको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 3 नंबर ऑफ टर्न्स है, तो B2 का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, फ्री म्यू नॉट I अपॉन 2R, म्यू नॉट I अपॉन 2R, ये B2 हो गया। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इन द 2 केसेस, तो B1 अपॉन B2 ले लेते हैं, तो B1 अपॉन B2 अगर आप लोगे तो क्या आएगा, B1 का वैल्यू म्यू नॉट I अपॉन 2R, सेम क्वेश्चन है, डिवाइडेड बाय 3 म्यू नॉट I अपॉन 2R, तो म्यू नॉट I और म्यू नॉट I गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/3 बचेगा यहाँ पे, 1/3, और ये स्मॉल r ऊपर चला जाएगा r/r, तो B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 1/3 r/r, लेट दिस बी इक्वेशन 1। अब आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढना है, रिलेशन सिंपल है भाई, देखो ये दोनों को सेम एक ही वायर से बनाया गया है, तो इसका मतलब दोनों का लेंथ सेम होगा, इसका पूरे वायर का टोटल लेंथ जो है वो सरकमफ्रेंस 2πr के इक्वल होगा, तो ये 2πr हो जाएगा, और इसका क्या, इसका सरकमफ्रेंस 2πr है, लेकिन इसको 3 बार घुमाया गया है, तो इंटू 3 कर दो, तो ये 2π गया, कैपिटल R इज इक्वल टू 3R हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 में डाल दो, तो B1 अपॉन B2
B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 1/3 R का वैल्यू या कैपिटल R का वैल्यू 3R हो जाएगा, R गया 1/9 हो जाएगा। 1:9 इज द आंसर एंड दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, देखो अगर नहीं दिया है पहले B1 लिखना है कि B2 लिखना है, कौन सा रेशियो, क्योंकि B2:B1 आपका 9:1 हो जाएगा, तो ये भी आंसर आ सकता है। इन्होंने सीधा रेशियो पूछ दिया है। जब सीधा रेशियो पूछा हो और B1 अपॉन B2 निकालना है कि B2 अपॉन B1, ये अगर नहीं दिया हो तो हमेशा पहले आपको 1 निकालना, 1 ऊपर रखना है, 2 नीचे रखना है, मतलब 1/2 का ही रेशियो होना चाहिए। तो ये 1:9 आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। तो बच्चों क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एन इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी हैज, देखो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। सी अगर मान लो आपके पास चार्ज है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा होगा, चाहे वो मूव करे चाहे वो रेस्ट पे रहे, ऑलवेज। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो चार्ज रेस्ट पे है, चार्ज रेस्ट पे है तो उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर चार्ज मूव करने लग जाए, चार्ज अगर मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही उसके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मूव करते, जब चार्ज मूव करने लग जाता है तो हम बोलते हैं कि वो करंट हो गया है। करंट का मतलब ये होता है फ्लो ऑफ चार्ज। तो जब चार्ज मूव करने लग जाता है तो वो बन जाता है करंट, और जब वो करंट बन जाएगा तो करंट के अराउंड हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ अब मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपका। तो मूविंग चार्ज, एन इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी हैज इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, सो बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ये होगा आपका ऑप्शन डी। समझ गए?